आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स। पहले सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ वर्क एनर्जी था। इस साल उसने सिंपल मैकेनिक्स को इंक्लूड कर दिया ताकि इसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें रहे और आगे के 11th 12th क्लास में हम उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर पाए। पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि वर्क एनर्जी और सिंपल मैकेनिक्स ये सब समझना जरूरी क्यों है। हम जो भी काम करते हैं उसको करने के लिए एक एनर्जी का जरूरत होता है। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, उस एनर्जी को हम कैसे बना सकते हैं, और बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। कोई भी मशीन जो चल रही है, सिंपल मैकेनिक्स का इंक्लूड करने का मकसद ये है कि हमें पता चले जो कार में चक्का रोटेट कर रहा है वो किस तरह से रोटेट करता है, फैन में जो रोटेट कर रहा है किस तरह से रोटेट करता है, हम जो जैक लगा करके गाड़ी को उठाते हैं उसमें ऐसा कौन सा एनर्जी है जो उसको ये काम करने में मदद करता है, या फिर हम कोई स्क्रू ड्राइवर खोल रहे हैं, कोई किसी स्क्रू को खोल रहे हैं तो वो किस तरह से काम करता है। तो जिस भी जगह पर कोई काम हो रहा है उसके लिए एक एनर्जी चाहिए और एक मैकेनिक्स चाहिए जिस वजह से वो काम होगा। ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आए और एनर्जी का जो सबसे बढ़िया सोर्स है उसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बात हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए इस एक्सरसाइज को समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर होगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला वर्क, फिर एनर्जी, फिर इसमें इंक्लूड होता है पावर, और उसके बाद सिंपल मैकेनिक्स जो नया ऐड हुआ है, और उसी में कुछ सब टॉपिक्स है जिसको पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जो आप कभी नहीं करते हैं, वो है वर्क। इसके लिए डांट आप हमेशा सुनते ही रहते होंगे कि वर्क आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्क के बारे में जो हम इंग्लिश में पढ़े हैं या फिर जो हम नेचर में इस्तेमाल करते हैं वो वर्क और फिजिक्स में इस्तेमाल हुआ वर्क ये दोनों अलग है। जैसे नेचर में कौन कौन सा वर्क करते हैं, कोई भी वर्क हम कंप्लीट कर दिए, स्कूल में होमवर्क मिला उस होमवर्क को हम कंप्लीट कर दिए तो क्या कहते हैं, वर्क इज टू बी डन, प्रोजेक्ट इज टू बी डन। वो काम हो गया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये भी एक काम हुआ है। नेचर में इस तरह का बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे सॉल्व वर्कआउट प्रॉब्लम, ये बुक में ही दिया हुआ रहता है, वो भी एक तरह का काम है। तो जितने भी तरह का काम है फिजिक्स उसको काम समझता ही नहीं है। आप एक जगह पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, वो भी तो एक काम ही है। कुली सर पर लेकर के बहुत भारी सामान लेकर के जा रहा है, वो भी एक काम ही है। हम दीवार को बहुत जोर से धक्का दिए, वो भी एक काम है। रास्ते में आप चलते चलते किसी को एक लात मार दिए, वो भी एक काम है। लेकिन फिजिक्स कहता है इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब कोई काम नहीं हुआ। काम असली में होगा क्या, जब हमको नेचर में दिखेगा कि ऐसा हो रहा है। अब फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में, जो कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगा है, यदि वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर से डिस्प्लेस हुआ है, अपना पोजीशन चेंज किया है, उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर हुआ है जिसके वजह से वो उस जगह से उठकर दूसरे जगह चला गया है, तब हम समझेंगे कि उसमें वर्क डन हुआ है। लेकिन उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम उसको वर्क डन नहीं मानेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये यहां पर कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वो आगे के क्लास में पढ़ना है। जब आप 11th में जाइएगा तो सबसे पहले जो तंग करेगा वो आपको तंग करेगा वेक्टर फिजिक्स में, मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में। ये दोनों एक्सरसाइज तबाह कर देते हैं और आपको बताता है कि आप 11th में आ चुके हैं। अब यहाँ पर F इंटू एस है, तो ये F इंटू एस है या फिर F डॉट एस है। कुछ चीज इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 3। तो ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसमें साइन थीटा लगता है, इंक्लूड होता है साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, एफ डॉट एस कॉस थीटा। हम उसको सिर्फ एफ डॉट एस क्यों लिखते हैं वो अभी ये समझ लेंगे। अब ये जो है डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो इससे इसका डिफिनीशन निकल के आता है फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं जो फोर्स उस पर क्या लग रहा है, फोर्स उस पर कुछ भी लग जाए, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग
उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लगा है उसको हम कहते हैं वर्क डन। ठीक है, फोर्स यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर 15 तरफ से लग गया, लेकिन वो 15 ही फोर्स को हम ये नहीं इंक्लूड करेंगे वर्क डन में, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वो सब मिलके जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है उस फोर्स को हम मानते हैं, वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, वो हम एफ डॉट एस लिखते हैं, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है उसको चेंज करने में जो फोर्स लगाया गया है वो वर्क डन करेगा। ठीक है, अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि जब cos थीटा यहां पर इंक्लूड हो गया तो उससे इसमें बदलाव क्या आ गया। उस बदलाव को समझने के लिए आपको पहले cos थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। 6 बेसिक जो है ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं वो आगे के क्लास में आपको पढ़ना है, जैसे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और साइन का है उल्टा cosec, फिर cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। 6 क्वांटिटी उसमें पढ़ाना है, उसमें सिर्फ एक चीज को अभी जानना है, cos थीटा को। पहले इसमें ये समझ लेते हैं cos थीटा का वैल्यू होता क्या है अलग अलग डिग्री पर। उसमें कुछ एक डिग्री जो फिक्स है उसका ही इंफॉर्मेशन अभी रखना जरूरी है। उसमें से सबसे पहला है 0 डिग्री, उसके बाद है आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, और उसके बाद आता है 60 डिग्री, और उसके बाद 90, और सबसे लास्ट में 180 डिग्री। इतने तक का इंफॉर्मेशन का हमको जरूरत है। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में इस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये सब इसका वैल्यू है और इस वैल्यू को हमको इस जगह पर पुट करना है। ये बात जब समझ में आएगी कि इस वैल्यू को पुट करना है तभी हम ये समझ पाएंगे कि पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन और निगेटिव वर्क डन होता क्या है। उस तीनों वर्क डन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वर्क जो है वो किस क्वांटिटी में आता है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसमें हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी जरूरत यदि हमको पड़ता है तब हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, 2 एक्सरसाइज इस पर पढ़ चुके हैं। फोर्स जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हम लगा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसका मोशन किस तरह से चेंज होगा। तो वो किस पर डिपेंड कर गया, उसके डायरेक्शन पर। फोर्स हम इधर से लगा दिए कि उस तरफ से लगा दिए, उस पर डिपेंड किया। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन फिक्स होता है, ये पहले ही एक्सरसाइज में पढ़े हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां से इस पॉइंट तक पहुंचा है तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डायरेक्टली इस तरह से चला आया तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो सकता है, डिस्टेंस जो है ऐसे भी आ सकता है, ऐसे मन होगा ऐसे आएगा, यहां से मन होगा यहां जाएगा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है। वो किस डायरेक्शन में होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जिस तरफ फाइनल पोजीशन है और जहां इनिशियल पोजीशन है वो उस डायरेक्शन में ही जाएगा, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो ये प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। पहला भी क्या है, वेक्टर, और दूसरा भी क्या है, वेक्टर। अब 2 वेक्टर का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसमें जो नया क्वांटिटी बन करके आता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। ये तो कभी पढ़े ही नहीं और ये अभी भी नहीं पढ़ना है। इस बात को बस याद रख लीजिए कि वो होता क्या है। यदि 2 का मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट यदि डॉट है, वो डॉट प्रोडक्ट यदि है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब उसमें यदि cos थीटा लगा हुआ है तब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन से जो आएगा वो है स्केलर। और यदि इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस लगा हुआ है यानी कि साइन थीटा लगा हुआ है
तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आगे के किसी टॉपिक में पढ़ना है, सिंपल मैकेनिक्स में भी उसका इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन जो होगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा, वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी। अब इसको यहां से भी समझ सकते हैं, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जो किसी भी चीज पर काम किया गया, मान लेते हैं 10 जूल का एनर्जी उसमें दिया, या फिर कोई भी बल्ब जो है वो 10 जूल के एनर्जी का हीट जनरेट कर रहा है, यदि वो ऐसा कर रहा है तो किस डायरेक्शन में हीट देगा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है उसको। तो ये जो वर्क डन है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, इस बात को आपको याद रखना है। अब समझ लेते हैं कि कब पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब जीरो वर्क डन होगा और कब निगेटिव वर्क डन होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है और इस पर फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन से लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस हम समझ लेते हैं कि एक खिलौना इस तरह से है, कोई एक बच्चा इसको होल्ड किए हुए है और हाथ में पकड़ करके आगे लेते जा रहा है, ठीक है। कोई एक बच्चा इसको होल्ड किए हुए है और आगे लेते हुए जा रहा है, तो ये बच्चा जिस हाथ से पकड़े हुए है उसके साथ हॉरिजेंटल जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा। थीटा का फिलहाल वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री, ताकि हम इस पर कैलकुलेट कर पाए। अब ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो जाएगा, तीसरा केस बाद में समझ लेंगे, इस दोनों केस को अभी हम समझते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जो है इसका फोर्स भी लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे ये इस एंगल पर एक फोर्स लगा रहा है और धीरे धीरे इसका एंगल कम करते जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पहले 30 था, कम किए 20 हो गया, 20 से कम किए 10 हो गया, 10 से कम कर देंगे 0 हो जाएगा। 0 डिग्री पर जब फोर्स लगेगा तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर हम फोर्स मान लेते हैं 5 न्यूटन का लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 5 मीटर हुआ है, तो यहां से वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू कॉस थीटा। कॉस का वैल्यू क्या है 0, 0 पर इसका वैल्यू 1 होता है, डिस्प्लेसमेंट 5 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। जब ये सिचुएशन होता है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हैं, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला को लिख देते हैं वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। ये कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं यही फॉर्मूला है। यहाँ पर वैल्यू कॉस थीटा का 1 आ गया, इसलिए हम डायरेक्टली ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा यूनिट अभी आगे पढ़ना ही है, फिलहाल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर। अभी इतना जान लीजिए, बहुत सारा ऐसा यूनिट इसका पढ़ना है। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर फोर्स यहाँ पर भी मान लेते हैं 5 और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 5 मीटर गया है। अब यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 और कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स यहाँ पर लग गया 5, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 5 और इसका वैल्यू हो गया √3/2। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 25 √3/2। अब √3 का वैल्यू पुट करके इसका ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों सिचुएशन में जो वर्क डन आया वो पॉजिटिव आया, 0 आया है, नेगेटिव आया है। इस दोनों ही सिचुएशन में जो वर्क डन आया है वो आया है पॉजिटिव। तो यदि क्वेश्चन ये रहे कि पॉजिटिव वर्क डन किस एंगल पर होगा, कहां पर होगा, ऐसा क्या सिचुएशन होगा कि पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए कॉस थीटा का, फोर्स तो जो लगना है वो लगना ही है, डिस्प्लेसमेंट जो होना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़े थे। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हुआ है वो किसी डायरेक्शन में गया तो कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ही, कुछ भी मैग्नीट्यूड है मतलब 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरा यहाँ पर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव है, 0 है या फिर निगेटिव है।
अब cos 0 से लेकर के 90 तक जो है, 90 से हल्का कम तक, एग्जैक्ट 90 नहीं उससे कम तक, इसका वैल्यू क्या है? 1 पॉजिटिव, √3/2 पॉजिटिव, 1/√2 पॉजिटिव और 1/2 ये भी पॉजिटिव ही है। तो यहां तक जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा हर जगह पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 30 भी लिए पॉजिटिव, 60 भी ले लेंगे पॉजिटिव, 45 भी ले लेंगे तब भी पॉजिटिव, और 0 डिग्री लिए तब तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, अब 0 डिग्री पर ये इतना वैल्यू हुआ है। अब हम ये समझ, यहाँ तो ये पॉजिटिव वर्क डन समझ लिए, पॉजिटिव वर्क डन 0 से 90 के बीच का होगा, जिसमें 0 इंक्लूड है, 90 इंक्लूड नहीं है, तब जो वर्क डन होता है वो होता है पॉजिटिव वर्क डन। अब हम समझ लेते हैं किस सिचुएशन में 0 वर्क डन होगा। अब वर्क जो है वो दो चीज से मिलकर के बना है। एंगल को यदि छोड़ दें, किस एंगल पर लग रहा है, पहला है फोर्स, यदि फोर्स ही नहीं लगा है तो वर्क डन क्या होगा। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, यदि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिजिक्स मानता ही नहीं है कि आप वर्क डन किए हैं। यदि आप सामने वाले दीवार को धक्का दे दें जोर से, कितना भी जोर से धक्का दे दें, धक्का देने में आपका सर फूट गया, पूरा हाथ पैर टूट गया, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आप कोई वर्क डन नहीं किए हैं। आप किसी चीज को उठाने का कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत भारी है, आपने अपना पूरा एनर्जी खर्च कर दिया उस चीज को उठाने में, एनर्जी तो आपने लगा दिया, लेकिन आप वर्क डन क्या किए? फिजिक्स कहता है कि आप कोई काम नहीं किए हैं। तो 0 वर्क डन का पहला सिचुएशन समझ गए। यदि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू ही 0 हो जाएगा। दूसरा कब 0 होगा? cos 90 का वैल्यू क्या है? 0। जब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है और उस पर एक फोर्स जो लग रहा है, उस दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, उस वक्त वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो 0 हो जाएगा। कूली जब चल रहा होता है तो उसका वर्क डन 0 होता है। आप किसी कूली को सर पे सामान रखने के लिए दिए हैं कि सर पे सामान रख करके जाओ। अब जैसे यहाँ पर वही मजनू भाई का ड्राइंग आपको पहले ही पता है, हमको सिर्फ वही ड्राइंग आता है कि मजनू भाई इस जगह पर चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सर पर लिए हुए है एक बॉक्स, ये बॉक्स लेकर के चल रहा है। बॉक्स पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा वो कौन सा लगता है? mg। और ये आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है? सामने के डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में ये आदमी चला गया। अब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच में जो एंगल है फोर्स और डायरेक्शन के बीच में, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये mg इस पर लग रहा है जो कि एक फोर्स है, mg मान लेते हैं 20 न्यूटन इस पर लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये यहां से लेकर के 100 मीटर चला गया, कहीं पर भी चला गया, वर्क डन इक्वल टू फोर्स जो कि 20 है, डिस्प्लेसमेंट जो कि 100 है, और cos 90 का वैल्यू जो कि 0 है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर वर्क डन क्या हो गया? 0। जब फोर्स जिस डायरेक्शन में है और मोशन जिस डायरेक्शन में हुआ है, उसका यदि वैल्यू कैलकुलेट करें, उसके बीच का एंगल यदि 90 डिग्री आ गया, तो ओवरऑल जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो कूली जो काम किया है वो कोई काम नहीं किया है। तो यदि आपसे वो पैसा मांगे तो आप कह सकते हैं फिजिक्स को कहता है कोई काम नहीं किया है। तो न्यूटन्स का एक थर्ड लॉ भी पढ़े हुए हैं, जो कभी कभी गाल पर आपको लगा भी सकता है, या फिर वही बक्सा आपके सर पे भी रख सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्क डन असली में होता क्या है। अब एक और सिचुएशन समझते हैं, जो कि अब पहला एक्सरसाइज जो सर्कुलर मोशन है उसमें थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आगे यदि मैथ में जब सर्कल पढ़ेंगे तो उसका वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कोई भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर एक सर्कल है, तो सर्कल में 2-4 तरह का लाइन होता है, ठीक है। सेंटर से जब हम सरकमफेरेंस को मिलाते हैं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? रेडियस। और यदि हम इसी लाइन को इस तरफ बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल क्या हो जाता है? डायमीटर। और यदि हम इसको बीच से काट करके दोनों तरफ कर देते हैं तब ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सेकेंड। और यदि ऐसा लाइन है जो इसके सरकमफेरेंस को दो जगह पर टच करता है, उसको हम क्या कह देते हैं? कॉर्ड। और यही काम डायमीटर भी करता है, तो डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है।
अब ये दो जगह को टच कर रहा है, ये दो जगह को कट करके चला गया। एक और लाइन होता है जो इसको एक ही जगह को टच करके आगे चला जाता है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल होगा इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के तरफ, या फिर कोई पत्थर हम रस्सी में बांध करके ऐसे नचा रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में रहने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी एक रेडियस के अराउंड हर एक जगह पर, जैसे ये आर है तो ये भी आर सेम होगा, ये भी आर सेम होगा, हर जगह पर वो सेम रेडियस के साथ रोटेट कर रहा है। तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंशियल मोशन है, जैसे यहाँ पर रस्सी से ऐसे नचा रहे हैं, इस जगह पर यदि टूट जाए, इस तरह से नचा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यदि यहाँ आने के बाद टूट जाए तो ऑब्जेक्ट ऐसे चला जाएगा, यहाँ आने के बाद यदि टूट जाए तो ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। एक फोर्स के बारे में पढ़े थे पहले एक्सरसाइज में सर्कुलर मोशन में, वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? वो फोर्स जो सेंटर के तरफ लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक फोर्स यहाँ पर जो इस रस्सी को नचा रहा है, इस पत्थर को नचा रहा है, उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन वो फोर्स के साथ कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है? तो वो जो टेंजेंट का एंगल होता है रेडियस के साथ, वो एंगल होता है 90 डिग्री। हर एक जगह पर ये कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। जब हर जगह पर 90 डिग्री बना रहा है तो हम कितने भी जोर से उसको नचाएं या कितने भी धीरे से उसको नचाएं, कॉस थीटा क्या होने वाला है? कॉस थीटा 0 ही रहेगा। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका वर्क डन क्या है? 0। अर्थ जो इतना दिन से रिवॉल्व कर रहा है वो टोटल कितना वर्क डन किया इतना करोड़ों सालों में? फिजिक्स के हिसाब से वो कोई वर्क डन नहीं किया है। कूली जो सर पर सामान लेकर के जा रहा है वो कितना वर्क डन किया? कोई वर्क डन नहीं किया। आप दीवार पे सर बजा दें, आपका सर फूटेगा, दीवार मूव नहीं किया है। किसी भारी बक्सा को आप उठाना चाहते हैं, वो नहीं उठ रहा है, तो फिजिक्स के हिसाब से आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां तो मोशन कुछ हो नहीं रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, वही पेपर है, वहीं पर पेपर है। तो आप कितना भी दिमाग को खर्च कर दें, फिजिक्स कहता है कि आप एक जगह पर बैठे हुए थे, आपने कोई काम नहीं किया है। समझ गए इस बात को? तो जब 0 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट रहेगा, फोर्स का और उसका मोशन का एंगल जब 90 डिग्री रहेगा तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 0। अब सबसे लास्ट केस समझ लेते हैं कि निगेटिव वर्क डन कब होता है। पॉजिटिव समझ गए, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, एग्जैक्ट 90 पर 0 डिग्री, और एग्जैक्ट 180 पर क्या हो जाएगा? 180 पर हो जाएगा निगेटिव वर्क डन। 180 का मतलब क्या है? जैसे एक बॉल है जो ऐसे करके आगे जा रहा है, बॉल को हम ऐसे फेंक देते हैं जमीन पर, ऐसा तो है नहीं इनफाइनाइट समय तक वो चलते रहेगा। इनफाइनाइट समय तक वो नहीं चलेगा, तो उसको अपोज कौन कर रहा था? तो आपके मोशन को जो अपोज करता है वही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इसको अपोज कर रहा है और बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में था। ठीक है, अब जैसे यहाँ सबसे पहला जो एंगल बनाए थे वो 0 डिग्री था, ये जो बना दिए 30 हो गया, ये 60 हो गया, और यहाँ पर आ गया 90, ये 120, 150। उसी तरह से ये जब इस तरफ चला आएगा तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो उसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल जब 180 डिग्री हो जाएगा तो उसके बाद कुछ भी वैल्यू रहे इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जैसे मान लेते हैं फ्रिक्शन जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, फिर भी ये ऑब्जेक्ट आगे चला गया 10 मीटर, तो इसका ओवरऑल वैल्यू वर्क डन का क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है? 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर, cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा? -1, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? -20 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया निगेटिव वर्क डन। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि पॉजिटिव वर्क डन, 0 वर्क डन और निगेटिव वर्क डन क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन जब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में रहेगा पॉजिटिव वर्क डन, एग्जैक्ट 90 पर रहेगा तो 0 वर्क डन, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में लग गया फोर्स,
मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो वो हो गया निगेटिव वर्क डन। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका 2-3 और एग्जाम्पल इसमें पढ़ना है, उस सबको हम समझेंगे अगले वीडियो में। यदि इसमें समझने में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा भी किसी और टॉपिक, साइंस का कोई टॉपिक हो, मैथ का कोई टॉपिक हो, आपको कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है, बस बेधड़क होकर के कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।